हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। तो आप हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बिगिन इन नवी मुंबई, महाराष्ट्र? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कौन सा संस्करण नवी मुंबई, महाराष्ट्र में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, 14th। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन हाल ही में वासी नवी मुंबई, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। इस वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का थीम है विजन 2030 स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलेबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। आपको जाना चाहिए, 3 दिन तक चलने वाला ये इवेंट स्पाइस बोर्ड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। स्पाइसेस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, 16 सितंबर। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड डे है ये एक। 1994 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया कि 16 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाएगा। इसके पीछे कारण ये था कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इसे साइन किया गया था। आपको जाना चाहिए, 15 अक्टूबर 2016 को जब 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो पार्टीज़ हैं, जो कंट्रीज़ जिन्होंने साइन किया है, उनसे संबंधित मीटिंग हुई किगाली, रवांडा में। तब इन्होंने डिसाइड किया था कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs को फेस डाउन करेंगे। आपको जानना चाहिए, इस बार थीम रहा इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। वहीं आपको जानना चाहिए, 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी मनाया जाता है। सितंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया था इस डे को मनाने के लिए। ये रेजोल्यूशन अर्जेंटीना द्वारा प्रस्तावित किया गया था। व्हेन इज द इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड? इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 15 सितंबर। आपको जाना चाहिए, हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि 15 सितंबर को जो एम विश्वेश्वरैया हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। आपको बता दें, मिस्टर एम विश्वेश्वरैया, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। 2030 में इंजीनियर्स डे का थीम है इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको जानना चाहिए, एम विश्वेश्वरैया, इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आपको बता दें, इंजीनियर्स डे श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। जो मिस्टर एम विश्वेश्वरैया रहे, ये फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट और इरिगेशन टेक्निक्स के लिए जाने जाते थे। इसमें मास्टर थे, नंबर 1 थे। और आपको बता दें, पुणे के पास स्थित खड़कवासला रिजर्वायर, यहाँ पर इन्होंने इरिगेशन सिस्टम जिसमें वाटर फ्लड गेट्स भी थे, इसको इंस्टॉल किया और पेटेंट भी लिया इसका। एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एफआई इंडेक्स फॉर मार्च 2023? मार्च 2023 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 60.1। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 में
पहली बार फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को लॉन्च किया था। इसका मकसद है देश भर में फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सटेंड जो है पता चल पाए, वो इसका मकसद है। और ये जो अगस्त 2021 में पहली बार फर्स्ट पब्लिश किया गया था, ये फर्स्ट पब्लिश किया गया था जो मार्च 2021 में जो फिस्कल ईयर एंड हुआ उसके लिए। आपको बता दें इसे आरबीआई ने डेवलप किया है विदाउट एनी बेस ईयर। अब जो इस बार का मार्च 2023 में जो फिस्कल ईयर एंड हुआ है उसके लिए जो हमारा फाइनेंशियल इंडेक्स इंक्लूजन इंडेक्स है मार्च 2023 के लिए ये 60.1 है, जबकि मार्च 2022 में ये 56.4 था। यानी कि जितने भी सब इंडिसेस हैं उनमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है। सब इंडिसेस क्या है? ये एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी। अब एक्सेस में अगर हम वेटेज देखें 35% का है, यूजेस में 45% का है, क्वालिटी का वेजेस है 20% का। यानी कि आप इसको पैरामीटर्स कह सकते हैं। Who has been appointed as India's next High Commissioner to Australia? भारत में ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है गोपाल बागले। देखिए गोपाल बागले, इन्हें भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। दो और इसी तरह की अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर होंगे संतोष झा। रिपब्लिक ऑफ कोंगो में भारत के नए अम्बेसडर होंगे मदन लाल रायगढ़। Who inaugurated 2023 UN Central South Asia Conference 2023 UN Central दक्षिण एशिया सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है DY चंद्रचूड़। आपको जानना चाहिए 2023 UN सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, UN सेंट्रल एंड UN सेंट्रल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडिया के द्वारा। और इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। आपको बता दें जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है ये एक कंटिन्यूशन है किस चीज़ का? 2016 में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में होस्ट की गई थी जब UN साइट्रल के 50 ईयर्स पूरे किए गए। आपको बता दें ये जो UN साइट्रल है यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये UN जनरल असेंबली UNGA की एक सब्सिडरी बॉडी है और इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। 2 जगह इसके हेडक्वार्टर्स हैं, न्यूयॉर्क सिटी में भी और वियना में भी। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी? किस राज्य ने अपनी पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर से संबंधित एक नई पॉलिसी अप्रूव की है और पहली बार है कि राज्य में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को अप्रूव किया गया है। इस पॉलिसी के थ्रू टारगेट बनाया गया है कि 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं, वहीं 10 लाख वर्कर्स को स्किल डेवलपमेंट में जो है निपुण बनाया जाए। हाल ही में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई देहरादून में। यहाँ पर राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का एक MOU साइन किया है महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसके तहत जो ये फर्म है महिंद्रा हॉलीडेज़ ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है किसी राज्य में। मतलब कि किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसका होने वाला है ये उत्तराखंड में। यहाँ पर ये 5 रिसोर्ट्स बनाएगी अलग अलग लोकेशंस पर। विच इंश्योरर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट इनकम लाभ? किस बीमाकर्ता ने एक नया उत्पाद इनकम लाभ लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है भारतीय एक्सा लाइफ इनकम लाभ। आपको जानना चाहिए जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं ये पराग राजा हैं। अब आपको इन लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या दिया जा रहा है, क्या ऑफर किया जा रहा है, ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय एक्सा के बारे में आपको जानना चाहिए। एक्सा एक पेरिस हेडक्वार्टर्ड एंटिटी है एक्सा ग्रुप, और भारतीय एंटरप्राइजेस तो इंडिया का ही जो है ग्रुप है। तो इन दोनों से मिलकर बना है भारतीय एक्सा। इसमें जो भारतीय ग्रुप है इसका स्टेक 51% है और एक्सा ग्रुप का स्टेक है 49%। विच गवर्नमेंट ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार? किस सरकारी कार्यालय या संगठन को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग,
इन्हें होम मिनिस्ट्री द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। आपको बता दें ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय कुमार मिश्रा द्वारा डायरेक्टर जनरल राजभाषा ऑफ द कैग ऑफिस पुणे में। आर्टिकल 343 के अनुसार जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की ये हिंदी होगी और स्क्रिप्ट होगी देवनागरी। साथ ही इसके हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए जो है नेसेसरी डायरेक्शंस आर्टिकल 351 में दिए गए हैं। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ऑथराइज्ड टू इशू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग इंडिया। भारत सहित विश्व के कितने देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है? सही आंसर ऑप्शन सी है 13। आपको जाना चाहिए OIML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारत इसका मेंबर 1956 में बना। 63 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें और 64 कोरस्पेंडिंग मेंबर्स हैं। अब करंट अफेयर ये है कि भारत हाल ही में एक ऐसी अथॉरिटी बन गया है जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट जो है इशू कर सकता है फॉर सेलिंग वेट्स एंड मेजर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड में वेट्स और मेजर्स को सेल करने के लिए एक इशू अथॉरिटी इंडिया बन गया है। क्योंकि अगर आप वेट और मेजर को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो आपको OIML पैटर्न अप्रूव्ड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास होगा। इसी के साथ इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, UK, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्लोवाकिया जैसे कंट्रीज के साथ इस पैनल में जुड़ गया है। विच बैंक हैज साइंड अ को-लैंडिंग एग्रीमेंट विद क्रेडिट वाइज कैपिटल फॉर 2-व्हीलर फाइनेंसिंग? किस बैंक ने दोपहिया वाहन वित्त पोषण के लिए क्रेडिट वाइज कैपिटल के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। आपको जाना चाहिए HDFC बैंक ने को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है एक NBFC के साथ। इसका नाम है क्रेडिट वाइज कैपिटल और इसका मकसद रहेगा 2-व्हीलर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराना Tier 2, 3 एंड 4 टाउन्स में। द पार्टनरशिप combines HDFC Bank's expertise to offer credit facility to the unserved or underserved sectors. It aims to provide seamless financing solutions conveniently and economically in a digital manner through CreditWise proprietary multilingual WhatsApp chatbot Twin 2. Which aircraft manufacturer has started delivery of C-295 transport aircraft to the Indian Air Force? किस विमान निर्माता ने भारतीय वायुसेना को C-295 ट्रांसपोर्ट विमान की डिलीवरी शुरू कर दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है एयरबस। आपको जाना चाहिए भारत ने फर्स्ट C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिसीव किया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इन्होंने इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। स्पेन के सेविल में हुई है ये। यहाँ पर फर्स्ट C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट एयरबस द्वारा इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। सितंबर 2021 की बात है जब भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया था एयरबस के साथ कि 56 C-295 एयरक्राफ्ट हमें चाहिए क्योंकि हम एवरो फ्लीट जो है इंडियन एयरफोर्स की इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। और इस सौदे की जो कीमत रही है 21,935 करोड़ रुपए रही है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 10 लाख रुपीज एज कंपेंसेशन टू फैमिलीज ऑफ मॉब लिंचिंग विक्टिम्स? कौन सी राज्य सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। आपको जाना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 10 लाख रुपए का जो है कंपनसेशन देगी, मुआवजा देगी उन फैमिलीज को जिनके यहाँ से कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है और उसके तहत उसकी मृत्यु हो गई है। मॉब लिंचिंग मतलब जो भीड़ मार देती है ना पकड़ के किसी को भी, वो। तो ऐसा यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है। और जो अगर कोई इंजर्ड हो जाता है मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट में तो 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। एक और स्कीम आपको जाना चाहिए तमिलनाडु गवर्नमेंट से संबंधित, इन्होंने कलगनार मगलिर ओरिमई थितन ये स्कीम लॉन्च की है जहाँ पर राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को जो है 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, जो हेड है महिलाएं किसी फैमिली की उनको।
विच रेलवे स्टेशन वॉज अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद प्लेटिनम रेटिंग? किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। आपको जाना चाहिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है और प्लेटिनम रेटिंग इसको दी गई है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। किस लिए दिया गया है? फॉर इट्स एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली सर्विसेज टू पैसेंजर्स। आपको बता दें इससे पहले गोल्ड कैटेगरी मिली थी इनको, गोल्ड रेटिंग मिली 2019 में, और अब अपग्रेड होकर प्लेटिनम पर ये पहुंच गए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत आने वाला ये दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसे ये प्लेटिनम रेटिंग मिली है। इससे पहले सिकंदराबाद को भी प्लेटिनम रेटिंग मिल चुकी है। Which company has launched AutoPay on QR in collaboration with National Payments Corporation of India (NPCI)? किस कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ऑटोपे ऑन QR लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कैश फ्री पेमेंट्स। कैश फ्री पेमेंट्स जो कि एक पेमेंट्स एंड API बैंकिंग सॉल्यूशंस कंपनी है, इसने अनाउंस किया है कि हमने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऑटोपे ऑन QR लॉन्च किया है। कैश फ्री पेमेंट्स ऑटोपे ऑन QR will help subscription based businesses to boost return on investment on ad spends by enabling mandate creation in 2 clicks, the company said. And Akash Sinha is the CEO and co-founder of Cash Free Payments. Which IIT signed a memorandum of understanding with ICICI Bank to support the startup ecosystem? स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए किस IIT ने ICICI बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, IIT कानपुर। आपको जाना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि IIT के, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ICICI बैंक के साथ टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द इंस्टीट्यूट। दिस पार्टनरशिप विद empower स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स एट इट्स स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। देखिए जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है IIT कानपुर में, यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं इनोवेटर्स हैं उनको जो है सहायता करेगा ICICI बैंक और IIT कानपुर मिलकर। Which state government has signed an MOU with 6 public sector banks for providing banking services in all unbanked ग्राम पंचायत of the state? किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। आपको जाना चाहिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। कौन कौन से बैंक है? SBI, PNB, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। और मकसद रहेगा कि जो भी राज्य में अनबैंक्ड ग्राम पंचायत हैं उनको CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट्स के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर टू कवर ऑल अनबैंक्ड ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और इसके लिए 500 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार ने अलग से निकाल दिए हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिंकिंग द सुप्रीम कोर्ट विद द NJTG? सुप्रीम कोर्ट को NJTG से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, टू स्ट्रीमलाइन केस मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। चलिए जानते हैं इसको, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इन्होंने अनाउंस किया है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से लिंक हो जाएगा। आपको बता दें जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है ये एक डेटा रिपोजिटरी है और यहाँ पर आप जो केस पेंडिंग है उनके बारे में पता कर सकते हैं और जो डिस्पोज कर दिए गए हैं केस उनके बारे में पता कर सकते हैं, चाहे वो तालुका लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो। इसको ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत क्रिएट किया गया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड को। ये एक नेशनल पोर्टल है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी केस से संबंधित। कोई भी केस जो पेंडिंग हो, जो डिस्पोज कर दिया गया हो कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो हाई कोर्ट से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स हैं उनके सभी केसेस इसमें रजिस्टर रहते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसमें आ जाएगा। तो अब तक हाई कोर्ट लेवल तक का था ये, सुप्रीम कोर्ट इसके साथ लिंक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट एक केसेस आप पता नहीं कर पाते थे इसमें, अब सुप्रीम कोर्ट भी लिंक हो जाएगा। इसमें आप 3 जज, 5 जज, 7 जज बेंच के जो केसेस होते हैं उनकी डिटेल भी प्राप्त कर सकते हैं। द NJTG पोर्टल ऑल्सो गिव मंथ एंड ईयर वाइज डेटा ऑन इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस। जो ये NJTG डैशबोर्ड है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एट अ ग्लांस मिलेगा आपको, पेंडिंग डैशबोर्ड मिलेगा और डिस्पोज डैशबोर्ड मिलेगा, है ना। यानी कि पेंडिंग जो केस है उसके बारे में, डिस्पोज जो डैशबोर्ड केसेस हैं उनके बारे में मिल जाएगा, है ना। एट अ ग्लांस यदि आप किसी केस के बारे में जानकारी चाहते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी।
इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन फाइनल टू विन इट्स एट्थ एशिया कप टाइटल। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर अपना 8वां एशिया कप खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, श्रीलंका। आपको जानना चाहिए श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है और अपना 8वां एशिया कप टाइटल जीत लिया है। आपको जानना चाहिए भारत की वनडे इंटरनेशनल में हाईएस्ट मार्जिन से विक्ट्री है। यदि हम शेष बॉल्स जो रही हैं उसकी बात करें तो 263 बॉल्स शेष रही थी और भारत ने ये मैच जीत लिया। श्रीलंका को पहले बैटिंग करने का मौका मिला, वो 50 रन पर आउट हो गए। भारत ने टारगेट मात्र 6.1 ओवर्स में ही जो है प्राप्त कर लिया और वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। आपको जानना चाहिए ये जो 2023 का एशिया कप था ये 16th एडिशन था इस मेंस एशिया कप का और जो मैचेस थे वो वनडे इंटरनेशनल्स की तरह खेले गए, ओडीआई खेले गए क्योंकि T20 फॉर्मेट में भी होता है एशिया कप, लेकिन ये ओडीआई फॉर्मेट का था और पाकिस्तान इसका ऑफिशियल होस्ट था। लेकिन मैचेस पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही देशों में खेले गए 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में। इस टूर्नामेंट में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। ये पहला एशिया कप है जो मल्टीपल कंट्रीज में खेला गया। 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले गए, बाकी के 9 मैचेस श्रीलंका में खेले गए। पाकिस्तान में लगभग जो भी 5 टीम्स हैं उन्होंने मैच खेले ही हैं, कोई ना कोई मैच खेला। जो 6 टीम है इंडिया उसने नहीं खेला बस। अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट में बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव रहे इंडिया के। मोस्ट रन्स शुभमन गिल ने बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स श्रीलंका के मथीशा पथिराना ने लिए हैं और जो फाइनल मैच रहा उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे भारत के मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये श्रीलंका के अजंता मेंडिस के बाद जो है क्विकेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 50 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स लिए हैं। केवल 1002 बॉल्स इन्होंने फेंकी हैं, उनमें 50 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स इन्होंने लिए हैं। साथ ही इन्होंने पहली बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 विकेट्स लिए हैं एक मैच में, ठीक है। और ये फास्टेस्ट रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से इन्होंने विकेट लिए और श्रीलंका के चमिंडा वास को जो है उनके साथ ये इक्वल आ गए हैं। तो केवल 16 बॉल्स इन्होंने जो है की हैं और उसी में ही इन्होंने 5 विकेट्स ले लिए। साथ ही इन्होंने एक ओवर में 4 विकेट्स भी लिए, जो कि पहली बार किसी भारतीय बॉलर ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है। आपको जानना चाहिए भारत का ये 8th टाइटल है। 7 तो भारत ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हैं और 1 जीता है T20 में। और भारत एशिया कप टूर्नामेंट की सक्सेसफुल टीम है। आपको बता दीजिए एशिया कप है ये हर 2 साल में होता रहता है। जैसे वनडे इंटरनेशनल हुआ, अब 2 साल बाद फिर T20 फॉर्मेट वाला होगा, उसके बाद फिर वनडे इंटरनेशनल वाला जो है फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। भारत ने एक बार T20 एशिया कप जीता, वो 2016 में। व्हेन इज द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 17 सितंबर। आपको जानना चाहिए कि हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2023 का स्लोगन है एलिवेट द वॉइस ऑफ पेशेंट्स। आपको जानना चाहिए WHO द्वारा 11 ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स चलाए जाते हैं, उनमें से एक वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे भी है। इस बार 2023 में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का थीम है इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। ऊपर हमने बात की है स्लोगन की और ये है थीम। 2019 में जो 72nd WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई, इसने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था ग्लोबल एक्शन ऑन पेशेंट सेफ्टी के नाम से। साथ ही आपको जानना चाहिए अगर हम बात करें 18 सितंबर की, अब तक हमने 17 सितंबर की बात की, अगर हम 18 सितंबर की बात करें तो इस दिन इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए एक कोलिशन भी है इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन EPIC, इसको लीड करते हैं ILO, UN वीमेन एंड OECD। इस कोलिशन का गोल है कि इक्वल पे फॉर वीमेन एंड मैन इसको अचीव करना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन चार्ज डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, राहुल नवीन। देखिए IRS ऑफिसर हैं राहुल नवीन, इन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED इनका इंटरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, प्रभारी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, क्योंकि इनसे पहले जो इस पद पर थे परमानेंट संजय कुमार मिश्रा, वो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मिस्टर नवीन जो है इस पोस्ट पर रहेंगे जब तक कि फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते।
अगर हम ईडी की बात करें, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और ये डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है और भारत में जो इकोनॉमिक क्राइम है उससे संबंधित जो मैटर है वो ईडी के पास होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एक हिस्सा है। Who has been elected as chairman of the Audit Bureau of Circulations for 2023-24? 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, श्रीनिवासन के स्वामी। आपको जानना चाहिए कि श्रीनिवासन के स्वामी इनको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस एबीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है 2023-24 सत्र के लिए। मिस्टर स्वामी एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। रियाद मैथ्यू इन्हें डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। आपको जानना चाहिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक नॉन प्रॉफिट सर्कुलेशन ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी भारत में मेजर पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, तो उनका जो सर्कुलेशन है, उनका जो मटेरियल है उसको ऑडिट करता है, उसको सर्टिफाई करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नास्कॉम वाइस चेयरपर्सन? नास्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन जो कि एसवीपी एंड एमडी हैं सैप इंडिया लैब की, इन्हें वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम का। नेस्कॉम आप सभी जानते हैं इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है जो कि प्राइमरीली इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से संबंधित है। इसकी स्थापना साल 1988 में हुई थी। हाल ही हमने देखा था कि नास्कॉम के चेयरमैन राजेश नाम्बियार नियुक्त किए गए हैं। नास्कॉम के प्रेसिडेंट देवजनी घोष हैं। Which bank has partnered with Maruti Suzuki to provide financing solutions to dealers? डीलरों को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन बैंक। आपको जानना चाहिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इन्होंने इंडियन बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि जो डीलर्स हैं उनको फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सके, फाइनेंस की सुविधा दी जा सके। इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ शांतिलाल जैन है, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। अब जो एमओयू साइन किया गया है, इसके तहत जो 4000 मारुति सुजुकी डीलर्स हैं, ठीक है, उनको जो फंडिंग है वो प्राप्त होगी इंडियन बैंक से। अगर उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो इंडियन बैंक उसको पूरा करेगा। इंडियन बैंक से संबंधित एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम साथ में जान लेते हैं। इंडियन बैंक ने IB साथी, यानी कि साथी का मतलब सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन, ये एक तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉल्यूशन है, इसको लॉन्च किया है और इसका मकसद है जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट चैनल हैं उनके थ्रू जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। Which payments company has partnered with Yes Bank to launch Hyper UPI? Hyper UPI लॉन्च करने के लिए किस भुगतान कंपनी ने यस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, जस पे। देखिए जस पे जो कि इंडिया की लीडिंग पेमेंट्स कंपनी है, इसने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके हाइपर यूपीआई लॉन्च किया है जो कि एनपीसीआई की प्लग इन एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है और ये इन ऐप यूपीआई पेमेंट्स को इनेबल करता है मर्चेंट ऐप्स में। Merchants can now offer simple one-click UPI experiences in their Android and iOS apps without having to become an official UPI app. Customers will no longer need to depend on another app to make UPI transactions as these payments can now be made on the merchant's app. Yes बैंक के MD and CEO प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। Cross border payments fintech company Brisk Pay and which bank have partnered to introduce Brisk Pay A2A? फिनटेक कंपनी ब्रिस्क पे और किस बैंक ने ब्रिस्क पे A2A पेश करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। देखिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फिनटेक कंपनी ब्रिस्क पे एंड यस बैंक ने पार्टनरशिप करके एक जो है फाइनेंशियल सोल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रिस्क पे A2A। जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। This strategic partnership enables BriskPay's customers to collect payments in over 36 foreign currencies, spanning over more than 180 countries. तो 180 से ज़्यादा कंट्रीज से आप जो है 36 फॉरेन करेंसीज में पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं जो BriskPay के कस्टमर्स हैं। The funds can then be converted into Indian rupees and settled directly into their local bank accounts in India within a single business day. फिर आप उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, वो भी सिंगल डे में।
विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद स्टार्टअप TN फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन तमिलनाडु। पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने स्टार्टअप TN के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन सी HDFC बैंक है। आपको जानना चाहिए HDFC बैंक, जिसके MD एंड CEO सदर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टार्टअप TN के साथ, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक एजेंसी है स्टार्टअप्स के लिए। तो ये MOU साइन किया गया है ताकि तमिलनाडु में जो इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको प्रमोट किया जा सके। HDFC बैंक से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स हम देखेंगे जो हाल ही के महीनों में घटित हुए। HDFC बैंक ने एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया जिसका नाम रहा पुरानी गाड़ी नई शुरुआत। इसका मकसद है, अगर आप कोई यूज्ड कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हैं या फिर यूज्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। HDFC बैंक और स्विगी ने मिलकर स्विगी HDFC बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। HDFC बैंक और तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज टास्क, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। Which organization paid a dividend of rupees 1,831.09 crore to the Center for the Fiscal Year 2022-23? किस संगठन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र को 1,831.09 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है LIC। आपको जाना चाहिए LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2022-23 के लिए 1,831.09 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। तो चेयरपर्सन जो है LIC के सिद्धार्थ मोहंती, इन्होंने ये डिविडेंड चेक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को हैंड ओवर किया। अगर हम बात करें LIC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो सिद्धार्थ मोहंती ये चेयरपर्सन है। बाकी गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर हैं सुचिंद्रा मिश्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर M जगन्नाथ, तबलेश पांडे और R दोराईस्वामी हैं। टाटा स्टील एंड विच कंट्री साइंड अ डील टू इन्वेस्ट 1.25 बिलियन पाउंड्स इन पोर्ट टेलबोट प्लांट। टाटा स्टील और किस देश ने पोर्ट टेलबोट संयंत्र में 1.25 बिलियन पाउंड के निवेश के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए टाटा स्टील और यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये पोर्ट टेलबोट में जो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। कितना? 1.25 बिलियन पाउंड। इसमें जो यूके गवर्नमेंट है वो 500 मिलियन पाउंड अपनी तरफ से ग्रांट प्रोवाइड कराएगा। द प्रोजेक्ट विल बोस्टर यूके's स्टील सिक्योरिटी एंड वुड बी द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स decarbonization of the local steel industry, reducing direct emission by 50 million tons over a decade। तो इनका एक ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाटा स्टील इन्वेस्टमेंट करेगा, यूके गवर्नमेंट हेल्प करेगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन है, CEO एंड MD टाटा स्टील के TB नरेंद्रन हैं। इन विच स्टेट विल द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो बी ऑर्गेनाइज्ड। विश्व व्यापार एक्सपो का 4था संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस ये 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो इसको इनोग्रेट करने वाले हैं। आपको बता दें जो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो है ये इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म है फॉर एडिंग ग्लोबल ट्रेड लिंकेजेस स्पेशली फॉर MSMEs। ये जो एक्सपो है ये 3 से 4 अक्टूबर 2023 के बीच होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। इस इवेंट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। विच स्टेट्स गवर्नर गुलाब चंद कटारिया लॉन्च्ड सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। किस राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी आसाम। आपको जानना चाहिए असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया। इसका नाम है सरपंच संवाद। तो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इन्होंने सरपंच संवाद ऐप को बनाया है। ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत लगभग 2.5 लाख सरपंच जो है हमारे देश में उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। थ्रू दिस इनिशिएटिव सरपंच कैन स्पॉटलाइट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन देयर विलेजेस, लर्न अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फोस्टर कनेक्शंस नेशन वाइड। असम से ही संबंधित एक करंट अफेयर और जानिएगा। छोकुआ राइस जिसे असम का मैजिक राइस बोलते हैं इसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो अहोम डायनेस्टी के टाइम से है ये और ये सेमी ग्लूटिनोस साली राइस
है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास के एरिया में ग्रो किया जाता है। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ मोटो जीपी भारत? कौन सी भारतीय कंपनी मोटो जीपी भारत की शीर्षक प्रायोजक बन गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल। आपको जानना चाहिए इंडियन एनर्जी जायंट इंडियन ऑयल ये मोटो जीपी भारत की टाइटल स्पॉन्सर बन गई है। आपको बता दीजिए मोटो जीपी भारत है फर्स्ट एवर ग्रांड प्री होने वाला है इंडिया में, जो कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 सितंबर के बीच आयोजित होना है। ये मोटो जीपी भारत जो है इसे फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स एंड डोरना स्पोर्ट्स मिलकर करा रहे हैं। इसमें जो है मोटो जीपी, मोटो 2, मोटो 3 कैटेगरी सब देखने के लिए मिलने वाली है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबिल? मोबिल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, ऋतिक रोशन। मोबिल जो कि एक पेट्रोलियम ब्रांड है जिसे ऑन करते हैं, ऑपरेट करता है ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन एक्सॉन मोबिल, इन्होंने ऋतिक रोशन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो वाई वाई जो कि नूडल ब्रांड है, इन्होंने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। लिम्का स्पोर्ट्स ये आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ऑफिशियल स्पोर्ट्स ड्रिंक होने वाली है। Which company has inked an MOU with SIDBI to provide accessible financing options to MSMEs for adopting solar solutions? किस कंपनी ने सौर समाधान अपनाने के लिए MSMEs को वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। आपको जानना चाहिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के साथ टू प्रोवाइड एक्सेसिबल फाइनेंशिंग ऑप्शंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लुकिंग टू अडॉप्ट सोलर सोल्यूशन। तो जो सोलर क्षेत्र में कार्य करने चाहते हैं एमएसएमईज, ठीक है, इक्विपमेंट चाहिए कोई सोलर से संबंधित, तो उन्हें फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। अंडर द स्कीम एमएसएमईज ऑप्टिंग फॉर रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट्स और एसोसिएटेड सर्विसेज फ्रॉम द टाटा पावर और इट्स ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया विल रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सिडबी। तो जो भी टाटा पावर से कुछ जो है सर्विस लेना चाहते हैं रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट से संबंधित, ठीक है, तो उनको फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा सिडबी, पैसा उनको प्रोवाइड कराएगा। टाटा पावर के सीईओ एमडी डॉक्टर प्रवीर सिन्हा है, आपको जानना चाहिए। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है सिडबी के? शिवा सुब्रमण्यम रमन। विच इंश्योरर हैज लॉन्च्ड सेवा यानी कि सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस एडवांटेज प्लान? किस बीमाकर्ता ने सेवा सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज योजना लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मैक्स लाइफ। आपको जानना चाहिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये अब हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में इसने कदम रखा है और एक योजना इसने लॉन्च की है सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज प्लान। It is the first of its kind offering in the industry that integrates health, protection, savings, and holistic wellness benefits to cater to the evolving needs of the modern consumer. आपको जानना चाहिए जो मैक्स लाइफ के एमडी एंड सीईओ हैं ये प्रशांत त्रिपाठी हैं। विच जैवलिन थ्रोवर वॉन यूजिन डायमंड लीग 2023 फाइनल? किस भाला फेंक खिलाड़ी ने यूजिन डायमंड लीग 2023 फाइनल जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, जाकूब वेटलेच। आप सभी को जानना चाहिए कि हाल ही में यूजिन डायमंड लीग 2023 का फाइनल खेला गया और 6 जेवलिन थ्रोवर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं ये इसे जीतते जीतते रह गए और सेकंड पोजीशन इन्होंने प्राप्त की है। इनका जो बेस्ट एफर्ट रहा थ्रो का ये 83.80 मीटर का रहा है। पहले नंबर पर चेक रिपब्लिक के जाकूब वेटलेच रहे, इन्होंने ये डायमंड ट्रॉफी जीती है यूजिन में जो कि यूएसए में है और इनका जो बेस्ट एफर्ट था जिसके कारण ये जीते वो 84.24 मीटर का था। फिनलैंड के ओलिवर हेलैंडर ये थर्ड पोजीशन पर रहे, इनका बेस्ट थ्रो 83.74 मीटर का रहा है। आपको जानना चाहिए नीरज चोपड़ा ने जो है लास्ट ईयर इस प्रतियोगिता को जीता था, ये डिफेंडिंग चैंपियन थे इस बार, ठीक है, पर सेकंड पोजीशन पर आए हैं। तब ये पिछले साल ज्यूरिख में हुआ था स्विट्जरलैंड में, तब इन्होंने 88.44 मीटर का भाला फेंका था। आपको जानना चाहिए ओलंपिक्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होते हैं जेवलिन थ्रोवर के लिए वो 6 होते हैं। इस वाली कंपटीशन में भी जो है 6 थे, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितने अटैम्प्ट मिलते हैं? 6 में से जो बेस्ट होता है वो आपका जो है फाइनल डिसाइड करता है।
अच्छा, क्या आपको ये फैक्ट पता है, चेक रिपब्लिक के जेन जेलेज्नी, इन्होंने जो है, इनके पास रिकॉर्ड है, इन्होंने सबसे दूर थ्रो फेंका हुआ है, जेवलिन थ्रो, मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, थ्रो गया था 98.48 मीटर्स का। चेक रिपब्लिक की ही बारबोरा स्पोताकोवा, इनके पास विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो का 72.28 मीटर का। Which Indian site has recently been included in the UNESCO World Heritage Site list? हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, शांति निकेतन। आपको जाना चाहिए शांति निकेतन, जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर जुड़े रहे। ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है वेस्ट बंगाल के बिरभूम डिस्ट्रिक्ट में। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ऐसी अनाउंसमेंट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने अपने 45th सेशन के दौरान की, जो कि रियाद सऊदी अरब में हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले एक क्वेश्चन बना था 1-2 साल पहले के एग्ज़ाम में, तब भी किसी साइट को इंक्लूड किया गया था। तब ये पूछा था कि किस जगह ये मीटिंग हुई जहाँ पर इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया। तो याद रखिएगा, ये जो मीटिंग है ये रियाद सऊदी अरब में हुई है। इस मीटिंग के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको जानना चाहिए शांति निकेतन इस तरह से अब भारत की 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है भारत की ओर से, और तीसरी वेस्ट बंगाल से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इससे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज ये ऑलरेडी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा, इसे यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया था। आपको जानना चाहिए कि शांति निकेतन की स्थापना 1901 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। उसके बाद फिर इसके एक्सपेंशन का काम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। और इसी शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है। इसकी स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आपको बता दें, विश्व भारती इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, और इसके चांसलर हैं प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दें कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी के चांसलर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसमें ऑप्शन विश्व भारती था, और वो बिल्कुल सही आंसर था। ये एसएससी में शायद पूछा गया था। आपको जानना चाहिए इस तरह से अब भारत जो है 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत के अंदर। ठीक है, 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इनमें से 33 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, और एक है जो मिक्स टाइप है, इसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। आपको जानना चाहिए सबसे पहली जो साइट्स थी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत की ओर से इंस्क्राइब की गई, ये अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल थी। 1983 में किया गया था इन्हें। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि, इसके फेज़ 1 का उद्घाटन द्वारका न्यू दिल्ली में किया है। आपको बता दीजिए एक मैग्निफिसेंट कन्वेंशन सेंटर, मल्टीपल एग्जीबिशन हॉल्स, और इसमें कई सारी अदर फैसिलिटीज़ भी शामिल हैं। इसका जो टोटल प्रोजेक्ट एरिया है ये 8.9 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है, और टोटल बिल्डअप एरिया 1.8 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है। और आपको बता दें जो यशोभूमि है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट MIC यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन फैसिलिटीज़ में से एक है। इसको डेवलप किया गया है 5400 करोड़ रुपए में। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन को भी इनॉग्रेट किया है। ये द्वारका सेक्टर 21 से अब जो नया मेट्रो स्टेशन बना है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक जाएगी। When is the वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 18 सितंबर। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैम्बू डे ये 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। साल 2009 की बात है जब 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस जो कि बैंकॉक में हुई। इस दौरान वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे घोषित किया। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स एंटवर्प बेल्जियम में है, और क्या आप जानते हैं मिजोरम को बैम्बू क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए बैम्बू एक टाइप का ग्रास है। ये भी एग्जाम में कई बार ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है क्या है बैम्बू। तो एक टाइप का ग्रास है जो कि
पोस्टियर ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद एनएसडीसी एंड विच बैंक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनएसडीसी और किस बैंक के साथ साझेदारी में स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने एनएसडीसी एंड इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके तहत 5 साल के पीरियड के लिए 60,000 यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि रूरल हाउस होल्ड से हैं। ठीक है, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो सके। तो इस योजना के तहत एक कस्टमाइज बस जो है पूरे देश भर में घूमेगी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, और काफ़ी जो है इसमें टूल्स इक्विप्ड होंगे, कंप्यूटर्स लगे होंगे कई सारे, और जहाँ जहाँ भी ये घूमेंगी वहाँ पर बच्चों को जो है स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, मतलब बस घूमेगी, बस के अंदर ही पूरी फैसिलिटी है, एक तरह की लैब बना दी है। विद न्यू निपा वायरस केसेस डिटेक्टेड इन द कंट्री, इंडिया हैज sought हेल्प फ्रॉम विच कंट्री फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेज टू कॉम्बैट इट। देश में निपा वायरस के नए मामले सामने आने के बाद भारत ने इससे निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक के लिए किस देश से मदद मांगी है? सही आंसर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। आपको जानना चाहिए कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया से अब हेल्प मांगी है और ऑस्ट्रेलिया से ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेस चाहता है ताकि निपा वायरस से जो है निपट सके। आपको बता दें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये ऑस्ट्रेलिया में हैंड्रा वायरस के लिए यूज़ की जाती है, जो कि एक बैट बॉर्न वायरस है, जो इसमें कि काफ़ी हाईली फैटल इन्फेक्शन है जो हॉर्सेस एंड ह्यूमंस में होता है। आपको बता दें जो निपा वायरस में मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो मरने की क्षमता है, वो 40 से 70% तक की प्रोबेबिलिटी आप इसमें कह सकते हैं, जबकि कोविड में तो 2 to 3% थी। आपको बता दें केरल में अब 4th आउटब्रेक हुआ है इस डेडली निपा वायरस का। निपा वायरस की अगर हम थोड़ा बेसिक जानें तो एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि ऐसा वायरस जो एनिमल से ह्यूमंस में हो सकता है। फ्रूट बैट्स और पिग्स इस वायरस के होस्ट होते हैं और काफ़ी सीरियस इलनेस हो सकती है एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी। आपको बता दें ये जो निपा वायरस है सबसे पहले मलेशिया में इसका केस रिपोर्ट किया गया था 1998 में, और जैसे ही ये निपा वायरस होता है तुरंत फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, कन्वल्सन्स, कफिंग एंड वोमिटिंग। आपको बता दें अभी तक कोई भी क्योर या फिर वैक्सीन निपा वायरस के लिए नहीं बनी है। After how many years of service in Mumbai did the iconic non-air conditioned double-decker best buses officially retire? मुंबई में कितने वर्षों की सेवा के बाद प्रतिष्ठित गैर वातानुकूलित डबल डेकर बेस्ट बसें आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो गई? सही आंसर ऑप्शन डी है 86। तो आप सभी जानते होंगे कि 86 साल बाद जो मुंबई में आइकॉनिक नॉन एयर कंडीशनड डबल डेकर बेस्ट बसेस चलती थी वो अब रिटायर हो चुकी हैं, अब ये सर्विस में नहीं ली जाएंगी। आपको बता दें जो फर्स्ट नॉन एसी डबल डेकर बस है वो मुंबई की रोड्स पर इंट्रोड्यूस की गई थी साल 1987 में, है ना, और जो बेस्ट बस सर्विस है ये जुलाई 1926 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो जो सिंपल बेस्ट बस सर्विसेज हैं उनके लगभग 11 साल बाद 1937 में फर्स्ट नॉन एसी डबल डेकर्स बसेस चलाई गई मुंबई में। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on लाल बाग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात। आरबीआई ने लाल बाग सहकारी बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है लाल बाग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस 2016। साथ ही आरबीआई ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है हरीश नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड हरीश गुजरात पर। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर। रीज़न आप इन दोनों के पढ़ सकते हैं। आरबीआई ने 20 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस 2016। आरबीआई ने 1.55 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शंस 2021।
आरबीआई ने 3.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महसाना लिमिटेड महसाना गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इश्यूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स। देखिए एक एस्पिरेंट का यहाँ पर कुछ क्वेरी थी, वो पूछना चाहते हैं कि काफ़ी सारे जीआई टैक्स पेनल्टी ऑन बैंक लाइसेंस कैंसल्ड, ये सब इतने सारे हो गए हैं, इनको कैसे याद रखा जाए, ठीक है, और ओबिचुरीज भी। देखिए मैं आपको बता दूं, बात तो आपकी जेन्युइन है, कई सारे हो जाते हैं तो याद कैसे रखा जाए। अब देखिए जीआई टैग को आप अलग रखिए, ओबिचुरी को अलग रखिए। सबसे पहले अगर हम पेनल्टी वाली बात करें, बैंक्स पर जो पेनल्टी लगती है, अब देखिए वैसे तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका पेपर 19 सितंबर को है, तो आप क्या कीजिए 19 अगस्त से 19 सितंबर के बीच में यदि कोई इस तरह की न्यूज़ है जो बैंक पर पेनल्टी लगाई है, केवल उतने पढ़ लीजिए, उतना इनफ है। 1 से 1.5 महीने का आप पढ़िए, केवल ये नहीं कि आप अप्रैल से लेकर अब तक के पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत मोटी पीडीएफ बन जाएगी उन्हीं उन्हीं की पेनल्टीज़ की। तो केवल आप 1 महीने के दायरे का जो भी इस तरह के करंट अफेयर है उनको पढ़िए, ठीक है। अब अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये मत पढ़िए कितने अमाउंट का लगाया, आप ये पढ़िए कि जिस बैंक पर लगाया है वो कहाँ स्थित है। मतलब और अगर आप उसको ईज करना चाहते हैं, जैसे लाल बाग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाया है, तो पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो वडोदरा गुजरात पे, क्योंकि इससे पहले जब बैंक ने एक बार पूछा था, शायद आईपीपीएस के में ही आया था ये, तो जगह ही पूछी थी कि किस जगह है ये बैंक जिस पर इतनी पेनल्टी लगाई है, ठीक है। रीज़न आपको नहीं पढ़ना है, ये रीज़न तो मुझको देना पड़ता है ना आपको, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइड कराना है मुझे, तो इसलिए रीज़न साथ में लिखना पड़ता है कि क्यों लगाई है, ठीक है। 2 तरीके मैंने बता दिए। अब और अगर आप ईज करना चाहते हैं तो इसमें जो इस तरह के जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स पर जुर्माना लगते हैं ना, ये आप इनको स्किप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो इस तरह की ये होते हैं ना, जैसे लास्ट में देखिए धनी लोन्स एंड सर्विस लिमिटेड पर लगा दिया, या फिर आप ये नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगा दिया, तो इनकी राशि भी याद रखें और इनके नाम तो आपको याद ही हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इस तरह वाले जो फाइन लगते हैं ना, ये महत्वपूर्ण होते हैं, ये जो कोऑपरेटिव बैंक पर तो लगते ही रहते हैं, तो इनको ना पढ़ें, आप इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन 1-1.5 महीने के पढ़ के जरूर जाने हैं आपको, क्योंकि क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं है कि कुछ आएगा या नहीं आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने 3-4 तरीके आपको बता दिए कि किस तरह से आप लेवल बाय लेवल आप उसको अपना आसान कर सकते हैं, ठीक है। बात अगर मैं आपके जीआई टैग की करूँ, तो जीआई टैग देखो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे भी करोगे, स्टेट की लिस्ट बना लो, जो जो अगर आप इससे नहीं ज़्यादा पढ़ा जा रहा है तो आप 2 महीने के पढ़ लो, 3 महीने के पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि 6 महीने के पढ़ते हैं, है ना। अब बैंक में तो लेटेस्ट पूछे जाते हैं, तो आप 2 महीने के पढ़ लीजिए, 1.5 महीने के पढ़ लीजिए, पर पढ़ने आपको पड़ेंगे, क्योंकि यही डिफरेंस करेगा आपके और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि बाद में हम ये देखते हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हम तो पढ़ के गए थे लेकिन ये चीज़ें छूट जाती हैं हमसे, है ना। ये जो मन है ना कि कैसे पढ़ें, याद नहीं हो रहे हैं, बस इसी को ही मनाना है। जब आप इस चीज़ को कनकर कर लेंगे ना कि हाँ मैं पढ़ लूँगा, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। यही तो डिफरेंस रह जाता है सिलेक्ट बच्चों में और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं। अब जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें नहीं है ऐसा कि 1-2 महीने की पूछेंगे जीआई टैग, वो पिछले साल का भी पूछ लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर अनसर्टेन है। लेकिन बैंक में तो सर्टेन ही रहता है, एसएससी वाले तो 2020 का भी पूछ लेंगे 2023 में, ठीक है। तो बैंक वालों के लिए तो ये चीज़ें आसान है। ओबिचुरीज जो है ये आपको सब पढ़नी पड़ेंगी, पिछले 4-5 महीनों की, कुछ भी पूछ सकते हैं। और यूज़ करना है तो पिछले 3 महीनों की पढ़ लो, पर पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा, ठीक है। जो बैंक पेनल्टी वाली है वो मैं समझ सकता हूँ, उसमें आप थोड़ी सी ढील दे सकते हैं, है ना। जो मैंने आपको बताया 2-3 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप, ये मैं चाहता तो यहीं पर कमेंट कर देता इन एस्पिरेंट का, पर मैंने सोचा क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये डाउट रहता है, तो आई होप उनको मदद मिलेगी। India has signed an agreement to train Indian seafarers in polar and Arctic waters with which country? भारत ने किस देश के साथ ध्रुवीय और आर्कटिक जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है रशिया। आपको जानना चाहिए भारत और रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स में जो इंडियन सीफेयरर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा रशिया के द्वारा। और ये डिसीजन कहाँ पर लिया गया है, हाल ही में रशियन पैसिफिक पोर्ट सिटी जो व्लादिवोस्तोक है, यहाँ पर भारत और रशिया के बीच बातचीत हुई है। साथ ही इस बारे में बातचीत हुई कि एक नया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमें यूज़ करना चाहिए नदर्न सी रूट के थ्रू, यानी कि जो व्लादिवोस्तोक और चेन्नई रूट है इसके थ्रू। In which state has the Namo 11 point program been started? नमो 11 सूत्रीय
कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। आपको जाना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 73rd बर्थडे के दौरान नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि पूरे राज्य भर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें 11 स्कीम्स हैं, सब में नमो लगाया आगे, बाकी इतनी ये नहीं है कि बहुत अलग अलग नाम से स्कीम है, ठीक है। 11 नमो लगाया और आगे फिर सिंपल सी स्कीम है। अलग अलग सेक्शंस जो हैं, अलग अलग सोसाइटी, उनके लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। तो यो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि 11 स्कीम कौन सी है, इसलिए मैंने यहाँ पर दी भी नहीं है, केवल आप याद रखिएगा नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम। साथ ही ये भी कहा है सरकार ने कि जो 73 सेक्रेट एंड हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा थ्रू नमो पिलग्रिमेज एंड कैटफोर्ड प्रोटेक्शन कैंपेन के थ्रू। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई भूमि पोर्टल? किस राज्य सरकार ने ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा। देखिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत राज्य में जो लैंड परचेस करना रहेगा सरकार के द्वारा, सरकार से संबंधित कोई प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए लैंड लेनी है, और उसके लिए फिर जो लैंड ओनर हैं उनकी कंसेंट भी चाहिए, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। साथ ही मिस्टर खट्टर ने एक और पोर्टल लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का पोर्टल, जिसके तहत जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS, उनको हाउस प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं इजीली। जिनकी भी एनुअल इनकम 1.8 लाख या इससे कम की है, जिनके पास घर नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। आपको जाना चाहिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इन्होंने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं 15 से 19 साल के बीच की, उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनको एडिशनल ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप ये याद रखिए, जो हम स्टेट की न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, अब इसमें हर बार मैं चीफ मिनिस्टर, कैपिटल, गवर्नर ये नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर PDF में काफ़ी लंबा हो जाता है। ये तो आपके लिए एक मैंडेटरी है, कोई एग्जाम हो उससे पहले एक बार आप सभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर देख लें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, ठीक है। सिंपल आप गूगल कीजिए, वहाँ पर रहता ही है। विकीपीडिया में जो है अपडेट नहीं रहते कभी कभी, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, ब्लॉग्स में देख सकते हैं, लिखे रहते हैं, तो वो आप ज़रूर देख के जाएँ। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं प्रोवाइड कराएंगे, कराते रहेंगे। जैसे अब उड़ीसा तो बार बार आता रहता है, ठीक है। अब ये नहीं कि हर बार ही गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैपिटल ये डालेंगे, कभी कभी प्रोवाइड करा दिया। साथ ही इन्होंने पथ पुष्टि योजना इसको भी लॉन्च किया है, जिसके तहत जो चिल्ड्रन है रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज में, उनको हाई क्वालिटी कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाएगा। विच इंडियन फैशन डिजाइनर रिसीव्ड द फ्रेंच गवर्नमेंट्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर? किस भारतीय फैशन डिजाइनर को फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी राहुल मिश्रा। आपको जानना चाहिए इंडियन फैशन डिज़ाइनर हैं राहुल मिश्रा, इन्हें फ्रेंच गवर्नमेंट का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है? क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टू द रियल्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर एज वेल एज हिज रोल इन प्रमोटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्ट्स ग्लोबली, इसके लिए दिया गया है। अब ये जैसे क्वेश्चन है, ये केवल इतना ही आपको पढ़ना है कि राहुल मिश्रा, इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड दिया गया है, किसका? फ्रांस के द्वारा, ठीक है। बस आपको पता है फैशन डिज़ाइनर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिज़ाइनिंग वगैरह में या फिर कुछ आर्ट्स वगैरह के लिए इनको दिया गया होगा। अब हमें तो देना है ना कि कंटेंट है, इसलिए हमें लिखना है इसके बारे में थोड़ा, ताकि उसकी जो एक पृष्ठभूमि है वो बन सके। आपको केवल वन लाइनर टाइप का पढ़ना है इसमें, और जहाँ पर डिटेल पढ़नी है वो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था आपके लिए, शांति निकेतन को दिया गया, उसकी डिटेल आपको पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से स्ट्रैटेजी की भी बन सकती है। और कुछ इस तरह क्वेश्चन होते हैं, ये आपको केवल वन लाइनर पढ़ना होता है। अब जैसे ये विश्व फॉर्मूला 1 रेसर वॉन सिंगापुर GP 2023, ये वन लाइनर है। किस फॉर्मूला 1 रेसर ने सिंगापुर GP 2023 जीती है? सही आंसर ऑप्शन डी है कार्लोस सेंस जूनियर। तो देखिए कार्लोस सेंस जूनियर, इन्होंने सिंगापुर ग्रां प्री जीती है। आपको बता दें स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर हैं, जो कि फॉर्मूला 1 में स्कूडेरिया फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। हाउ मैनी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रिसीव द संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स? कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 84। आपको जाना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स दिए हैं 84 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को न्यू दिल्ली में। द स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड्स वर गिवन टू आर्टिस्ट अबव द एज ऑफ 75 फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया
हु हैव नॉट बीन वेस्टेड एनी नेशनल ऑनर येट। तो 75 साल से ऊपर के जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्हें अब तक कोई नेशनल ऑनर नहीं दिया गया है उनको सम्मानित किया गया है। इसमें 1 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं, ताम्रपत्र दिया जाता है और अंग वस्त्र दिया जाता है। पटौदी संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स इज अ नेशनल ऑनर बेस्टोड ऑन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एज वेल एज टीचर्स एंड स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज नॉट करेक्ट। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। fully funded by union government with an outlay of 13,000 crore rupees. Initially, 18 traditional trades will be covered. The minimum age of the beneficiary should be 20 years on the date of registration. A person in government service and their family members shall not be eligible under the scheme. तो कौन सा कथन सही नहीं है? जो सी कथन है वो सही नहीं है। सी स्टेटमेंट, द मिनिमम एज ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी 20 years ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सही नहीं है। अब जानते हैं इस स्कीम के बारे में। क्यों सही नहीं है? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर 20 ईयर्स के बदले 18 ईयर्स आएगा। जो मिनिमम एज है ये 18 ईयर्स है। देखिए, पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये फुली फंडेड है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और 13,000 करोड़ रुपए इसका जो है बजट रखा गया है। यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये फुली फंडेड है ना यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती। इस स्कीम के तहत जो भी बेनिफिशरीज हैं वो पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्टर करा सकते हैं। बायोमेट्रिक बेस्ड ये पोर्टल है। इस स्कीम के तहत जो भी रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में जो भी आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट पीपल्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। वो लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इनिशियली 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को इसमें शामिल किया गया है। 18 ट्रेड से संबंधित जो भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 5 लाख फैमिलीज इसमें कवर्ड की जाएंगी और ओवरऑल अगले 5 सालों में 2028 तक 30 लाख फैमिलीज को इसमें कवर किया जाएगा। अब इसमें ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बनते हैं ये रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों में जो भी आर्टिशंस हैं उनके लिए। ऐसा नहीं है केवल रूरल के लिए है और ऐसा भी नहीं है कि केवल अर्बन के लिए है। अब इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उनको टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 रुपये का। कोलेट्रल फ्री है ना, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। कोलेटरल फ्री क्रेडिट दिया जाएगा, यानी कि लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का पहली बार फर्स्ट ट्रांच में, और फिर 2 लाख रुपए का भी दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 लाख रुपीज़ का लोन वो ले सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? 5% का। और जो मिनिमम एज है इसमें 18 ईयर्स हो सकती है, अपर एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट 8% सब्सिडी भी देगा लोन्स पर इन आर्टिशंस को। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। Which architectural ensembles from Karnataka were recently inscribed on UNESCO's World Heritage List? पूछ रहा है कि कर्नाटक के किस वास्तुशिल्प समूह को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, द सैक्रेड ensembles ऑफ द होयसालास। आपको जानना चाहिए होयसाला मंदिरों के पवित्र स्मारकों को या फिर पवित्र समूहों को, जिसमें कि 3 टेम्पल्स आते हैं और ये कर्नाटक में है। इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें ये 3 टेम्पल्स हैं, चेन्नकेशवा टेम्पल, होयसालेश्वरा टेम्पल एंड केशवा टेम्पल। ये जो होयसाला टेम्पल्स हैं ये अब इंडिया की ओर से 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गए हैं। आपको जानना चाहिए साल 2014 से ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल थे। ये अनाउंसमेंट किया गया है जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इनकी 45th सेशन हुआ है रियाद सऊदी अरब में, यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया है। आपको जानना चाहिए जो होयसाला टेम्पल्स हैं ये 12th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं और बेल्लूर में, हेलेबिदु और सोमनाथपुरा ये तीनों ही जगह कर्नाटक में है। यहाँ पर ये टेम्पल्स सामने जो हैं स्थित हैं और शिवा एंड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो एक बात आप ये याद रखिएगा कि किस सेंचुरी से हैं, 12th और 13th सेंचुरी से हैं ये, 12वीं और 13वीं सदी से। और किस जगह पर हैं, टेम्पल्स के नाम क्या हैं और भारत की कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं ये 42वीं। सेशन कहाँ पर हुआ? रियाद सऊदी अरब में, जहाँ पर इन्हें डिक्लेयर किया गया। बाकी आपको जानना चाहिए कर्नाटक में और भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे हम्पी है, पट्टडकल है और इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट्स हैं।
What is the name of the coastal security drill conducted by the Indian Coast Guard along the west coast? पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है ऑपरेशन सजग। आपको जानना चाहिए ऑपरेशन सजग ये एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा वेस्ट कोस्ट में की गई है। वेस्ट कोस्ट मतलब ये जो गुजरात महाराष्ट्र का जो कोस्ट है ये। इसमें 118 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है। कस्टम से, मैरीन पुलिस से, पोर्ट से, इंडियन नेवी से, इन सभी ने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया है। तो कोस्टल सिक्योरिटी से संबंधित है और जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उनमें जो है अवेयरनेस लाई जा सके उससे संबंधित है। आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानना चाहिए। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत कार्य करता है। राकेश पाल जो है करंट 25th डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। इरेडा has signed an MOU with which bank for financing of renewable energy projects? इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। इस MOU का मकसद है टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट को लैंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर अ डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द नेशन। कहीं पर भी रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये प्रोवाइड कराएगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है, जो इरेडा द्वारा बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। इरेडा के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, MD एंड CEO AS राजीव हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। Which organizations are involved in 3 MOUs that were signed by the KVIC to promote खादी products? खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए KVIC द्वारा हस्ताक्षरित 3 समझौता ज्ञापनों में कौन से संगठन शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रसार भारती, NBCC इंडिया एंड डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। आपको जानना चाहिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत आता है। इसने हाल ही में खादी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए 3 MOUs साइन किए हैं और ये MOUs जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के चेयरमैन हैं मनोज कुमार, इनकी उपस्थिति में साइन किए गए हैं। किसके साथ? प्रसार भारती के साथ, NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ। The objective of these MOUs is to prepare a roadmap to modernize the Khadi and Village Industries Commission and popularize its products among the youth. आपको यहाँ KVIC के बारे में जानना चाहिए। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना अप्रैल 1957 को हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956, तब इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। एरिका रॉबिन इज द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स ऑफ विच कंट्री? एरिका रॉबिन किस देश की पहली मिस यूनिवर्स हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की एरिका रॉबिन ये कराची से आती हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 टाइटल जीत लिया है और फर्स्ट जो है टाइटल होल्डर बन गई हैं अपने देश से, क्योंकि पहली बार ही पाकिस्तान में इवेंट हुआ है मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का। इसे ऑर्गेनाइज किया है दुबई बेस्ड कंपनी यूजन ग्रुप ने। आपको जानना चाहिए पाकिस्तान से संबंधित एक और करंट अफेयर। जस्टिस काजी फैज ईसा ये पाकिस्तान के 29th चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं और ये उमर अता बंदियाल को रिप्लेस कर रहे हैं या सक्सीड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए मिस यूनिवर्स के बारे में, मतलब मैं अब ये ग्लोबली जो मिस यूनिवर्स जो इवेंट होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो 1952 से ही चलता आ रहा है। इसमें पहले अपर एज हुआ करती थी 20 ईयर की, ठीक है, 28 ईयर की। तो अब इस अपर एज लिमिट को हटा दिया इन्होंने मिस यूनिवर्स कंपटीशन में से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, याद रखिएगा, क्योंकि जो बैंक एग्जाम होते हैं उसमें मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सीधा नहीं पूछते, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत कर देते हैं काम। द फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग ऑफ विच G20 ग्रुप हेल्ड इन रायपुर छत्तीसगढ़? किस G20 समूह की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई?
ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप। कभी कभी क्या होता है ना, आपका फ्लो नहीं बन पाता बोलने में। कभी कभी जो है वर्ड्स ऐसे आते हैं कि आप उनको उच्चारण करना चाहें पर वो हो नहीं पाते। कभी कभी आपने देखा होगा मैं बोलते हुए काफ़ी अटक जाता हूँ, है ना। तो दिन दिन की बात है ये। देखिए, फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियन G20 प्रेसिडेंसी, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। किस चीज़ का? G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की ये फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग हुई है, रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। इसको को चेयर किया है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने। इन्होंने सक्सेसफुली 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं G20 से संबंधित, जो कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन संबंधित है। एक तो है G20 रिपोर्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी। दूसरी है G20 रिपोर्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क स्टेमिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड ट्रांजिशन पाथवेज। Which hospital inaugurated India's first dedicated OPD for the transgender community? किस अस्पताल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहली ओपीडी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। आपको जानना चाहिए इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हम कई बार ओपीडी ओपीडी सुनते हैं पर फुल फॉर्म को नहीं मालूम होती है। तो इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसे इनोग्रेट किया गया है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जो कि न्यू दिल्ली में, एक ही नाम है ये, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया है। एट इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर्स, दे विल बी प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज सच एज फ्री ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस एंड सेक्स चेंज सर्जरी। दिव्य कला मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी रिसेंटली? हाल ही में दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाराणसी। आपको जानना चाहिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं या दिव्यांगजन हैं, ये दिव्य कला मेला नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिशंस हैं हमारे देश में, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। तो इसी सीरीज़ में दिव्य कला मेला हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। ये 7th मेला है, 7th दिव्य कला मेला है जो ऑर्गेनाइज किया गया। इससे पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा चुका है दिसंबर 2022 में, फिर मुंबई में, भोपाल में, गुवाहाटी में, इंदौर में, जयपुर में, अब वाराणसी में। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छता पखवाड़ा 2023? किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 शुरू किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 लॉन्च किया है और इसको इनोग्रेट किया गया रेलवे बोर्ड की चेयरमैन एंड चेयरपर्सन एंड सीईओ जया वर्मा सिन्हा के द्वारा। हाल ही में अपॉइंट हुई है, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है जया वर्मा सिन्हा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आपको जाना चाहिए 16 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व कर रहा है और अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि हम इसको 2 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर देंगे, महात्मा गांधी जयंती तक। इस साल एक जॉइंट कैंपेन चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इस कैंपेन का नाम है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। विच कंट्री वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन ग्रास रूट्स क्रिप्टो एडॉप्शन? क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। आपको जानना चाहिए कि ग्रास रूट्स क्रिप्टो एडॉप्शन में भारत पहले नंबर पर है, ऐसा कहा है चैनलिसिस 2023 की जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है इसमें। तो 4 पैरामीटर्स हैं इस इंडेक्स में, चारों में भारत पहले नंबर पर है, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, रिटेल सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, DFI वैल्यू रिसीव्ड एंड रिटेल DFI वैल्यू रिसीव्ड। लास्ट ईयर भारत इस रिपोर्ट में 4th पोजीशन पर था। नाइजीरिया इस बार दूसरे नंबर पर है, उसके बाद फिर वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूक्रेन है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। 3 आपको क्रिप्टो करेंसी दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये क्या चीज़ है, जैसे सेफ मून है, पोल्का डॉट है, तीथर है, एवलांच है, बिटकॉइन, डोजकॉइन, रिपल, NXT, एथेरियम, स्टेलर, ट्रॉन, दाई, सोलाना एंड XRP। व्हाट डज UPAG स्टैंड फॉर? UPAG का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स UPAG इसको लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर डेटा को मैनेज करने के लिए। इसे डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा और लॉन्च किया गया नीति आयोग मेंबर रमेश चंद्र द्वारा।
The platform is designed to generate crop estimates and integrate with other systems generating agriculture statistics such as price, trade, procurement, stock. Who has been named permanent CEO of Penguin Random House? Penguin Random House का CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है निहार मालवीय। आपको जानना चाहिए इंडियन ओरिजिन पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव निहार मालवीय, इन्हें परमानेंट सीईओ नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप पेंगुइन रैंडम हाउस का, और ये मार्कस टोले को रिप्लेस कर रहे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है धनंजय जोशी। आपको जानना चाहिए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने धनंजय जोशी को अपना न्यू चेयरमैन नियुक्त किया है और संदीप गिरोत्रा को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। जो मिस्टर धनंजय जोशी हैं ये समिट डिजिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं और ये अखिल गुप्ता को सक्सीड कर रहे हैं। वहीं मिस्टर संदीप जो कि CEO हैं अमेरिकन टावर इंडिया के, ये अमित शर्मा को सक्सीड कर रहे हैं। United Nations World Food Programme WFP and which IIT signed an MOU for contributing towards improving food security, nutrition, climate resilience and livelihoods. संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और किस IIT ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन और आजीविका में सुधार की दिशा में योगदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, किस लिए? फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लाइवलीहुड्स। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और जो IIT है ये दोनों ही मिलकर साथ में कार्य करेंगे टू इस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। It will involve identifying and analyzing relevant data, research and evidence generation related to food and nutrition security. NHAI inked an agreement to develop rupees 1,770 crore multimodal logistics park in which city? NHAI ने किस शहर में 1770 करोड़ रुपए का मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML जो कि 100% ओन्ड है NHAI द्वारा, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये बेंगलुरु के मुडलिंगन नहली रूरल डिस्ट्रिक्ट में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को डेवलप करेंगे और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जाएगा। टोटल कॉस्ट हुई 1770 करोड़ रुपए। NHAI के अनुसार ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा जो कि भारत में बनाया जाएगा अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया गया है जिसमें नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड और कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड शामिल है। SPV मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल। Who has been appointed as Deputy Inspector General DIG in the Central Bureau of Investigation? केंद्रीय जांच ब्यूरो में उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है कुलदीप द्विवेदी। देखिए कुलदीप द्विवेदी इन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 5 साल के लिए। ये फिलहाल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP में DIG के तौर पर कार्यरत हैं। आपको यहाँ CBI के बारे में जानना चाहिए जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के तहत आता है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इंटरपोल के लिए जो हमारे देश में जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है वो CBI ही है और CBI के फिलहाल जो डायरेक्टर हैं ये प्रवीण सूद हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑन 21 सितंबर? 21 सितंबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का विषय यानी कि थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है एक्शंस फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। आपको जानना चाहिए हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 1981 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और 1982 में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया। आपको जानना चाहिए 2023 में इस डे का थीम है एक्शंस फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। साथ ही आपको जानना चाहिए 21 सितंबर को हम वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं। साल 2023 में इस डे का थीम है
नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट। आपको बता दें जो ये अल्जाइमर डिजीज़ है, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी है उसको डिस्ट्रॉय करता है, आपको जो थिंकिंग स्किल है और जो इवन जो सिंपल टास्क करने की जो एबिलिटी है उसको भी इवेंचुअली डिस्ट्रॉय करता रहता है, काफ़ी नील लास्ट में हो जाती है। Which bank's MD and CEO शशिधर जगदीशन has got 3-year extension by the RBI? किस बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन को RBI द्वारा 3 साल का विस्तार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। आप सभी जानते हैं कि HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन है। अब इन्हें रीअपॉइंट किया गया है और इसको मंजूरी दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, और जो ये रीअपॉइंटमेंट है ये 3 और साल के लिए किया गया है, यानी कि 26 अक्टूबर 2026 तक शशिधर जगदीशन इस पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें मिस्टर जगदीशन को HDFC बैंक का MD एंड CEO साल 2020 में अपॉइंट किया गया था आदित्य पुरी के बदले। आदित्य पुरी इस बैंक के फाउंडर हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि हाल ही में HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ है, इसी के साथ ये सेकंड बिगेस्ट बैंक बन गया है हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। Which institution topped the Bloomberg Business Week Best B Schools Ranking 2023-24? ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2023-24 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको जाना चाहिए ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल्स रैंकिंग 2023-24 ये हाल ही में रिलीज़ की गई है और टॉप 5 रैंक्स में इंडियन बिजनेस स्कूल्स भी शामिल हैं। अगर हम ओवरऑल एशिया पैसिफिक बी स्कूल रैंकिंग्स कैटेगरी में देखें तो IIM बेंगलोर ये 4th पोजीशन पर है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 5th पोजीशन पर है और SP जैन जिसके कैंपसेस सिंगापुर में भी हैं, सिडनी में भी हैं, दुबई में भी हैं, ये 7वें नंबर पर है। आपको जाना चाहिए पहले नंबर पर हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके बाद फिर संघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है और तीसरे नंबर पर CIE-BS है। अशोक लेलैंड signed an MOU with which state government to set up an integrated commercial vehicle plant? अशोक लीलैंड ने एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आपको जाना चाहिए अशोक लीलैंड 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है उत्तर प्रदेश में और इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही ये राज्य में एक बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी ओपन करने वाला है। द कंपनी हैज़ inked a memorandum of understanding with the UP government for the facility which will be its first plant in the state। तो अशोक लीलैंड का एक पहला प्लांट है उत्तर प्रदेश में। अशोक लीलैंड के बारे में आपको जानना चाहिए कि इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है, इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है और हिंदुजा ग्रुप का ये पार्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम भामाशाह जयंती को ट्रेडर्स वेलफेयर डे के तौर पर मनाएंगे हर साल 29 जून को। Which country hosted the inaugural joint military exercise for ASEAN member countries in the South Natuna Sea? किस देश ने दक्षिण नाथुना सागर में आसियान सदस्य देशों के लिए उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडोनेशिया। आपको जानना चाहिए कि एशियन कंट्रीज ने फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल हाल ही में शुरू की है। आसियान सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज का नाम है। कहाँ पर हुई है ये? इंडोनेशिया के साउथ नटुना सी में। तो जो भी 10 मेंबर्स हैं आसियान के यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टिव मेंबर ईस्ट तिमोर। The 5-day non-combat operation is aimed at developing military skills including maritime security and patrols and distribution of humanitarian assistance and disaster relief. Who unveiled the e-book titled People's G20 on India's G20 chairmanship? भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अपूर्वा चंद्र। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र, इन्होंने एक ई बुक को अनवेल किया है, अनावरण किया है। इसका टाइटल है पीपल्स G20। तो ये भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी हुई है न्यू दिल्ली में उससे संबंधित है और इस बुक में G20 प्रेसिडेंसी से संबंधित पूरी जानकारी है।
और बुक्स देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चा में रही। राधिका अयंगर की फायर ऑन द गंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये भी हाल ही में रिलीज हुई। अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसे ऑथर किया है शांतनु गुप्ता ने। एक बुक है पिच साइड, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, इसे लिखा है अमृत माथुर ने, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ही रह चुके हैं। एक और बुक देख लीजिए, ट्रंक ऑन लव, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, इसे ऑथर किया है विपुल रिकी ने। Which player won the gold medal in the women's 10-meter air rifle event in the ISSF World Cup? ISF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलावेनिल वलरिवन। देखिए इंडियन शूटर है इलावेनिल वलरिवन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। कहाँ पर? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, जो कि रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में चल रहा है। एक और इंडियन राइफल शूटर निश्चल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इसी वर्ल्ड कप इवेंट में, और किस कैटेगरी में? वीमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। द OECD has raised India's GDP forecast for 2023-24 to what percent from 6% projected earlier? OECD ने 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान पहले अनुमानित 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6.3%। आपको जाना चाहिए OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फोरकास्ट है 2023-24 के लिए 6.3% किया है। पहले इन्होंने 6% बताया था, लेकिन जो फिजिकल 24-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ बताई है उसको डाउनवर्ड कर दिया है, 6% कर दिया है, पहले 7% बताया था। तो 23-24 के लिए 6.3 और 24-25 के लिए 6%। साथ ही इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में फोरकास्ट की है, कहा है कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी 3% यानी कि 3% से ग्रो करेगी, जबकि इन्होंने जून में 2.7% पहले बताया था, यानी कि फोरकास्ट को बढ़ाया है। वहीं इन्होंने 2024 के लिए जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको जो है स्लो डाउन किया है, 2.7% बताया, पहले 2.9% बताया हुआ था। OECD का हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। वहीं आपको जाना चाहिए S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, इन्होंने फिजिकल 24 के लिए भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको 6.6% कर दिया है, पहले इन्होंने 5.9% बताया था। Who has been awarded Singapore's Lee Kuan Yew Exchange Fellowship for his distinguished contribution to public service? हाल ही में किसे सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिमंत बिस्वा शर्मा। आपको जाना चाहिए असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्हें ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप जो है प्रदान की गई है पब्लिक सर्विस में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको बता दें कि जो फेलोशिप है ये ली क्वान यी, जो कि सिंगापुर के फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर, इनके ऑनर में, इनके सम्मान में दी जाती है सिंगापुर के द्वारा। विच इंटरनेशनल वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम सेप्टेम्बर 18 to 24, 2023? 18 से 24 सितंबर 2023 तक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। देखिए हर साल जो सितंबर महीने में लास्ट संडे होता है ना, तो उस लास्ट संडे पर जो वीक एंड हो रहा है उसे इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ के नाम से मनाते हैं, और इस बार 2023 में ये 18 से 24 सितंबर के बीच ऑब्जर्व किया जा रहा है। वहीं जो सितंबर का लास्ट संडे होता है, सितंबर का जो लास्ट संडे होता है उस दिन वर्ल्ड डे ऑफ डेफ मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ मनाया जाता है। इस बार जो लास्ट संडे 24 सितंबर को है। ठीक है, एक तो वीक हो गया और एक डे हो गया। जब डे आएगा तब हम इसका थीम भी देखेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि जो इंटरनेशनल वीक है डेव से संबंधित, इसमें 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक अलग अलग थीम जो है मनाए जा रहे हैं। तो ये सब आपको पढ़ने रही हैं, मैंने आपको बता दिया। इसमें आप सितंबर 23 का देखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, इसका थीम है अ वर्ल्ड वेयर डे पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। Which fintech platform has acquired Mumbai-based digital invoicing and customer engagement startup Billme? किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने मुंबई स्थित डिजिटल इन्वॉइसिंग स्टार्टअप बिलमी का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेजरपे। आपको जाना चाहिए मर्चेंट सर्विसेज प्रोवाइडर रेजरपे, इन्होंने डिजिटल इन्वॉइसिंग स्टार्टअप बिलमी को एक्वायर कर लिया है। बिलमी की स्थापना 2018 में हुई थी, मुंबई बेस्ड ये कंपनी है, और इट हेल्प्स मर्चेंट्स सेंड डिजिटल बिल्स टू कस्टमर्स, तो डिजिटल बिल्स बेचती है कस्टमर्स को।
इसी के साथ आपको जानना चाहिए कि ये 8th एक्विजिशन है रेजर पे की। इससे पहले हाल ही में क्यूरलैक को इसने एक्वायर किया, थर्ड वॉच को एक्वायर किया, और एक पेरोल मैनेजमेंट सॉल्यूशन है ऑफिन, इसको भी इसने एक्वायर किया। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर है रेजर पे के शशांक कुमार। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? बेंगलुरु में। Who has become the first women surgeon to join the elite पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना की विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पायल छाबड़ा। आपको जाना चाहिए मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा, जो कि सर्जन है आर्मी हॉस्पिटल लद्दाख में, ये फर्स्ट वुमेन सर्जन बनी है जिन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है। आपको बता दें इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है ये पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में, यहाँ से पूरी की है। हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। विच इंडियन एयरलाइन हैज़ बिकम द ऑफिशियल एयरलाइन फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम? कौन सी एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिगो। आपको जानना चाहिए इंडिगो हैज़ बिकम द ग्लोबल पार्टनर एंड ऑफिशियल एयरलाइन फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम। ये पार्टनरशिप 1 साल के लिए की गई है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ। बाकी आप जानते हैं इंडिगो के सीईओ पीटर्स एल्बर्ट्स हैं। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द गोवा गवर्नमेंट टू लॉन्च द चावत ई बाजार 2023? चावत ई बाजार 2023 लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने गोवा सरकार के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्विगी। आपको जानना चाहिए गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने गोवा चावत ई बाजार का अनावरण किया है, जिसके तहत जो लोकल विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उन्हें स्विगी में लिस्टेड किया गया है। स्विगी ने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गोवा सरकार के साथ इसी पर्पज़ के लिए। स्विगी हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल ई चावत बाजार सेक्शन ऑन स्विगी मिनिस वेयर कंज्यूमर्स कैन बाय फेस्टिवल स्पेशल होममेड स्वीट्स सच एज मोदक्स, नेवरीज, लड्डूस एंड कापा। तो जो भी घर के बनाए हुए जो स्वीट्स हैं, ठीक है, तो वो आप स्विगी से ले सकते हैं, ऐसा गोवा के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। स्विगी पर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। सीईओ है इसके श्रीहर्ष मजेरी। हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द गाडीचेडला अवार्ड 2023? गाडीचेडला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मंडली बुद्धा प्रसाद। आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर, इन्होंने गाडीचेडला अवार्ड 2023 मंडली बुद्धा प्रसाद को दिया है, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है आंध्र प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के। जो गाडीचेडला हरिसर्वोत्तम राव थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, सोशल वर्कर थे आंध्र प्रदेश से, और इन्हीं के सम्मान में अवार्ड दिया जाता है उन पर्सन्स को जिन्होंने सोशल फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ डिसाइडेड टू फंड उड़ीसा टू इंक्रीज सोशल प्रोटेक्शन कवरेज फॉर पुअर? किस वित्तीय संस्थान ने गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए फंड को बढ़ाने के लिए फंड देने का निर्णय किया है या फंड को सैंक्शन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि हम उड़ीसा गवर्नमेंट को जो है फंड प्रोवाइड कराएंगे टू सपोर्ट इट्स अर्ली फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर्स, इनहेंस सोशल प्रोटेक्शन कवरेज फॉर पुअर इन वल्नरेबल हाउस होल्ड्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट को जिस तरह का प्रोजेक्ट कर रही है, जिससे ही कोई नेचुरल डिजास्टर आए तो पहले से ही उसका फोरकास्टिंग हो सके, पहले से ही उसके बारे में अनुमान लगाया जा सके, साथ ही सोशल प्रोटेक्शन कवरेज भी पुअर को प्रोवाइड कराया जाए, और जो वल्नरेबल हाउस होल्ड्स हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक इनको सपोर्ट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक एग्रीमेंट भी साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ जुलाई में इस प्रोग्राम के लिए, और प्रोग्राम की टोटल कॉस्ट 1183 करोड़ रुपए है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट 367 करोड़ रुपए की फंडिंग कर रहा है। In partnership with which Indian fintech startup has NPCI introduced the contactless payment wearable ring called the OTG ring? एनपीसीआई ने किस भारतीय फिनटेक स्टार्टअप के साथ साझेदारी में ओटीजी रिंग नामक संपर्क रहित भुगतान करने वाली वेरिएबल रिंग पेश की है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लिव क्विक। देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, इन्होंने ओटीजी रिंग का नामकरण किया है, विच इज द फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग मेड इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्टार्टअप लिव क्विक। ओटीजी रिंग कैन इनेबल्ड फॉर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कस्टमर्स, तो जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कस्टमर्स हैं उनके लिए ये जो है इनेबल है। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में
ये NCMC लिखा है। अब हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले NCMC, तो आप लोग क्या जाते हो कि अलग से जाते हो कि बैंकिंग में पूछे जाने वाले एब्रिविएशन की लिस्ट मिल जाए। जबकि होता क्या है कि जो आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराते हैं हम, उसी में ही जो है आपके ये एब्रिविएशन छुपे रहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप अलग से नोट डाउन किया कीजिए। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ तो डिटेल में अगर कोई आपको एब्रिविएशन लग जाए, पता आपको ऐसा लगे कि ये महत्वपूर्ण है, तो उसे अलग से नोट डाउन करते चले एक पेज पर। आ रही है आपको समझ में? अभी हाल ही में एग्जाम में आपने देखा ESG पूछा गया, वो भी जो है आपको हमारी PDF के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हम डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। कई बार आता है ESG, है ना। एक CSR है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, ये भी आपको जो है कई बार मिल जाएगा डिटेल डिस्क्रिप्शन में। तो इन सब चीज़ों का आप नोट करते चलिए। अच्छा, NPCI ने और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, कई और भी पार्टनरशिप हाल ही में लॉन्च किए, उन्हें भी देख लेते हैं। NPCI ने इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च EV चार्जिंग पेमेंट्स ऑन द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग प्लेटफॉर्म। साथ ही NPCI ने प्रीपेड गिफ्ट कार्ड भी लॉन्च किया है रुपए के साथ पार्टनरशिप में, और इसने पर्सनलाइज्ड प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च किया है पेपर मनी एंड फाइन लैब्स के साथ मिलकर। साथ ही NPCI ने प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है फेमएक्स के साथ मिलकर। NPCI के MD एंड CEO आप सभी जानते हैं दिलीप अस्पे हैं। थोड़ी सी NPCI के बारे में जानकारी लेंगे, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। 2008 में जो है इसको लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। आपको बता दें NPCI के 10 कोर प्रमोटर बैंक्स हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक और HSBC। 2016 में जो शेयर होल्डिंग है उसको और विस्तार किया गया, 56 मेंबर बैंक्स अब इसमें शामिल हैं। NPCI का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसमें जो है RBI से नॉमिनीज होते हैं, वहीं 10 कोर प्रमोटर बैंक्स जो हैं इनके भी नॉमिनीज इसमें होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें। अच्छा, जो NPCI है इसके अगर हम प्रोडक्ट्स देखें जहाँ पर ये ऑपरेट करता है, जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH। और भी देखें अगर हम इसके प्रोडक्ट्स तो प्रूपे है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसका प्रोडक्ट है, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तो आप सभी जानते हैं, UPI भी इसका प्रोडक्ट है। तो अभी ये बैंक एग्जाम में पूछा गया था, है ना। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।